वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सनी जानी विजन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज क्लास 11th का नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो स्टार्टिंग फेज में हम ये जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होती है, और सीक्वेंस और सीरीज़ के हमारे सिलेबस का जो पार्ट है बेटा वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहले आज के लेक्चर में सीक्वेंस सीरीज़ कवर करते हुए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बेसिक फॉर्मूले जानते हुए चीज़ों को आगे कवर करेंगे, और फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे वर्क करेंगे। और जो थर्ड लेक्चर रहेगा वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, वो रहेगा आपका क्वेश्चन डिस्कशन का, कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो आपके सामने आते हैं उनको पेपर में आपके कैसे प्रेजेंट करना होता है, क्या क्या लिखना होता है, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होता है, और जो फॉर्मूले आप बनाएंगे हम इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि जो फॉर्मूले हम पढ़ेंगे उनके डेरिवेशंस क्या हैं वो भी हमें क्लियर रहें। सिर्फ ऐसा नहीं कि जैसे आपको बता दिया गया कि ये फॉर्मूला होता है एपी का और आपने सीधे फॉर्मूला यूज़ कर दिया, बट हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वो फॉर्मूले कहाँ से आते हैं जिसके थ्रू आपको क्वेश्चन करने की अप्रोच क्लियर हो कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर में बेटा जो हमारा सेशन ऑब्जेक्टिव है उसमें हमने 5 पॉइंट को इंक्लूड किया है बेटा, कि हमारे पास सीक्वेंस क्या होता है, हमारा सीरीज क्या होता है, एपी क्या है बेटा, जनरल टर्म ऑफ एपी क्या है और सम ऑफ एपी क्या है। इन सेक्शंस को कवर करते हुए छोटे छोटे क्वेश्चंस पे हमने काम किया है। तो स्टार्टिंग फेज में जिन्होंने चीज़ें नहीं पढ़ी हैं या थोड़ी बहुत पढ़ी हैं तो उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा कि सीक्वेंस और सिग्मा नोटेशन ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो सीक्वेंस के बारे में बेसिकली जो कंसेप्ट है बेटा, जैसे आपके सामने है बेटा पीपीटी पे की चीजें जो लिखी हुई हैं, फाइंड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस गिवन इन द जनरल और एनेट टर्म। मतलब अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए उसमें 5th टर्म क्या होगा, 6th टर्म क्या होगा, 7th टर्म क्या होगा, 8th टर्म क्या होगा, ये सारे पैटर्न्स जो होते हैं ये सीक्वेंस कहलाते हैं। आप बचपन में इसे मेंटल एबिलिटी के नाम से जानते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम आपके सामने कहें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये एक पैटर्न चल रहा है। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट एपी कि एपी है कि नहीं, अभी हमने ये पूछा ही नहीं। हम अगर आपसे पूछें अगला टर्म क्या होगा, तो आपने कहा, हम अपने कॉमन सेंस से आंसर देते थे कि अगर ये 6 टर्म है तो अगला टर्म जो होगा वो 7 होगा। आपने कहा क्या देखा आपने, तो आपने कहा हमको एक पैटर्न समझ में आ गया कि ये पैटर्न चल रहा है, इस बेसिस पर हम इसको आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आपने कहा कि जैसे और भी क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमको बहुत दिमाग भी लगाना पड़ता है, पैटर्न को सर्च करना पड़ता है कि क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा 2 है, 9 है, 28 है, 65 है, और हमने पूछा अगला पैटर्न में अगले नंबर क्या होगा, इस पैटर्न में अगला नंबर क्या होगा। अब आपने सोचा कि अब इसमें क्या ऐसा पैटर्न चल रहा है जो सबको फॉलो कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी होती है बेटा कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो सारे पैटर्न्स को फॉलो कर रही है जिनके थ्रू हम अपने आंसर को कर सकते हैं। तो आपने कहा सबसे पहला काम हमें पैटर्न को ढूंढना होता है। वो सीक्वेंस कहता है कि अगर हम 2 को देखें तो ये लिखा है 1 क्यूब प्लस 1, 9 को देखें तो ये लिखा है 2 क्यूब प्लस 1, 28 को देखें तो ये लिखा है 3 क्यूब प्लस 1, 65 को देखें तो ये लिखा है 4 क्यूब प्लस 1। अब आप खुद समझिए इस चीज को कि अब एक पैटर्न चल रहा है यहां पर, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। और वो पैटर्न ये है कि जो भी नंबर का टर्म है उसका क्यूब करो और उसमें 1 ऐड कर दो। आपने कहा जैसे मान लीजिए अगला टर्म आपको निकालना है, तो अगला टर्म आपका 5th टर्म है। 5th टर्म में आपने क्यूब किया तो वो आ गया 125, और आपने 1 ऐड किया तो वो हो गया 126। यानी आपने कहा जो अगला टर्म आ गया दिस कम्स आउट टू बी 126। तो आपने कहा इस बेसिस पे हम अपनी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। आप जो पैटर्न हमसे कहेंगे उस पैटर्न के बेसिस पे हम अपनी चीज़ों को ले आएंगे और आपसे जो भी टर्म होगा वो हम निकाल के आपको दिखा देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, एक पैटर्न जिसमें हम अपने सारे क्वेश्चंस को रन कर सकते हैं, जो सारे के सारे स्टेप्स हैं या सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो उसमें आपको डिफाइंड हों, उस चीज़ को हम सीक्वेंस बोलते हैं। अब सीक्वेंस और सिग्मा नोटेशन, सिग्मा नोटेशन का मतलब होता है बेटा जो भी सीक्वेंस आपको दे रखा है उनको अगर आपको ऐड करना है तो उसको सिग्मा नोटेशन में करना होता है। तो अभी आगे चल के हम इन चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। तो पहले आप ये समझ लीजिए सीक्वेंस का बेसिक मतलब क्या होता है और सीक्वेंस के रिगार्डिंग जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे डिफाइन करना है। जैसे बेटा आपने कहा यहाँ पे हमने वर्डिंग दी है, ये चीज आपके सामने बार बार आएगी। अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट पॉसिबली इनफाइनाइट ऑफ एलिमेंट, वी विल यूज द कंटिन्यू नोटेशन A1 A2 A3। A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, A1 डिफाइन एज फर्स्ट टर्म, A2 डिफाइन एज सेकेंड टर्म, A3 डिफाइन एज थर्ड टर्म। मतलब A लिखकर A डिनोट्स द टर्म
एंड 1 2 3 डिनोट्स द नंबर ऑफ टर्म्स, विच नंबर ऑफ टर्म्स इज दिस। तो आपने कहा फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, इस टाइप से आपको चीजों को डिफाइन करना है। और इसी तरह से जनरल टर्म को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप यहाँ पे बेटा AK को डिफाइन कर देते हो कि AK है। जैसे जनरल टर्म का मतलब हो गया, जो पिछला वाला एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे देखा था बेटा, अगर हम इस टर्म की आपसे बात करें, जैसे 2 है, 9 है, 28 है, 65 है, अगर हम यहाँ पे जनरल टर्म आपसे डिफाइन करना चाहें तो वी कैन राइट AK इज इक्वल टू KQ+1। अब आप सोच के देखिए, वॉट एवर टर्म इज देयर, मतलब फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, पुट द वैल्यू ऑफ K। आपने कहा हमको फिफ्थ टर्म चाहिए तो आपने कहा K की वैल्यू 5 रखी, तो आपने कहा देखिए 126 आंसर आ गया। आपने कहा 6 रखी तो आपने कहा 217 आंसर आ गया। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से हमें अपने क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमने अपने क्वेश्चन को कैसे डिफाइन करना है। देखिए बेटा, कुछ पॉइंट्स हमने यहां डिफाइन कर रखे हैं। इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली बेसिक चीजें क्या हैं, आपने कहा इनफाइनाइट सीक्वेंस इज 1 2 3 4 5 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट चला गया, तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। और फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइंड होते हैं। जैसे हमने कहा 10 टर्म्स ले लिए, 20 टर्म्स ले लिए, 25 टर्म्स ले लिए, तो ये हमारा फाइनाइट सीक्वेंस है। और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं वो हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाता है। सीक्वेंस का मतलब एक पैटर्न। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट कि AP है कि GP है। AP GP का नाम जो होगा वो बाद में आएगा, पहले सीक्वेंस जानिए सीक्वेंस क्या होता है। जब वो सीक्वेंस एक पर्टिकुलर टर्म को फॉलो या पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करेगा देन इट इज नोन एज सीरीज। तो तब उस केस में हम AP और GP का नाम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ बेटा, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस 1 2 3 4 5। जैसे हमने यहां पर नाम लिया, ध्यान से देखिएगा, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पे जो हमने नाम लिया है बेटा, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस वर्ड है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अर्थमेटिक सीक्वेंस का मतलब ये सीक्वेंस चल रहा है, एक पैटर्न। सीरीज तब होती है जब यहां पर बीच में प्लस साइन लग जाएगा। सीक्वेंस सीरीज में तब कन्वर्ट होती है जब जितने भी कॉमा से सेपरेटेड टर्म्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे प्लस के साथ कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके हमें 100 टर्म्स दे रखे हैं, हमसे कहा गया इनको हमें ऐड करना है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। हम यहां पर कोई भी ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करने नहीं जा रहे हैं जो आप नहीं जानते हैं। हम वही मेंटल एबिलिटी का गेम आपके साथ खेलेंगे जो आपने क्लास 4th 5th में सीखा था। जैसे आपने कहा 1 से लेकर 100 तक के टर्म्स को ऐड करना है, और आपने कहा कि अगर हम सिंपल काउंटिंग से स्टार्ट करें तो 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 एंड सो ऑन। आपने करना अब 100 तक ऐड करना है तो इतना थोड़ा हम करना है कि इतनी कैलकुलेशन को करेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। 1 और 100 को ऐड किया तो आपने कहा 1 और 100 को ऐड किया तो 101 आया। 2 और 99 को ऐड किया तो आपने कहा अगेन 101 आया। 3 और 98 को ऐड किया तो अगेन 101 आया। तो आपने कहा इस तरह से हमारे पास 101 के पेयर बने। आपने कहा टोटल पेयर कितने थे, तो आपने कहा टोटल टर्म्स हैं 100। अगर टोटल टर्म्स 100 हैं तो नंबर ऑफ पेयर्स जो होंगे वो 50 हो जाएंगे, और हर पेयर का सम यहां पर 101 है। तो आपने कहा अगर ऐसा है तो सिंपल सी बात की जाए, आपके पास पेयर इतने और हर पेयर का सम इतना, यानी आपने कहा ये हो गया 50 और ये हो गया 101, तो नेट आंसर आ गया 50-50। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप सोचिए, हमें ना तो AP आती थी, हमें ना तो GP आती थी, हमें यहाँ पे कुछ नहीं आता था, फिर भी हमने अपने कॉमन सेंस से चीज़ों को डिफाइन कर लिया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो अपना पहले कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, उसके बाद फॉर्मुलेशन पे भागेंगे कि हमें चीज़ों को कैसे डिफाइन करना है। तो फिलहाल हमने आपके सामने का एग्जाम्पल रखा जिसमें आपने बिना AP के 1 से लेकर 100 तक का सम डिफाइन कर दिया था। हम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे बेटा यहां पर। देखिए अगला है बेटा सीक्वेंस फॉर्मूला, मतलब सीक्वेंस के फॉर्मूला कैसे डिफाइन किए जाते हैं और उसको निकाला कैसे जाता है। जैसे यहां पे कहा गया है बेटा सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म डिनोट किया जाता है A1 से, तो ये बात अभी हम लोग को पहले ही बता दी है कि अगर कोई सीक्वेंस दे रखा है तो इसका फर्स्ट टर्म जो डिनोट होगा वो A1, सेकंड A2, थर्ड A3, nth AN।
तो nth का मतलब होता है कि अगर आपको किसी सीक्वेंस का nth टर्म पता है तो उसमें n की वैल्यू पुट के जो भी आपको टर्म चाहिए, फर्स्ट चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, फोर्थ चाहिए, फिफ्थ चाहिए, वो सारा का सारा आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपकी पहली एक्सरसाइज में दे रखे हैं बेटा कि आपको अगर an दे रखा है तो इस an के हिसाब से आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, उस वाले सीक्वेंस में n को एक बार 1 डालना है, 2 डालना है, 3 डालना है, 4 डालना है, 5 डालना है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। जैसे बेटा आपके सामने क्वेश्चन है कि an एक यहां पर आपको दे रखा है और आपसे कहा गया है फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो जो बात हमने आपको बोली वही हम यहां पे अप्लाई करके आपको दिखाते हैं कि अगर हमको यहां पे फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं तो जो भी हमको टर्म an दे रखा है ये हमको an दे रखा है, तो हमने कहा बेटा जहां जहां n है वहां वहां 1 रख दो। आपने कहा 2 रख दो, आपने कहा 3 रख दो, आपने कहा 4 रख दो। तो n की जगह 4 रखोगे बेटा तो 16 4 जा 64 हो जाएगा। तो आपने कहा जितना भी आपसे कहा जाए आप उसको रख के सीधा सीधा आंसर अपना निकाल सकते हैं। आगे एक टर्म और बोला है बेटा 9 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो आपने कहा 9th बोला है तो आपने कहा सीधे सीधे जहां आपने हमसे n बोला था वहां पे हम 9 रख देंगे। नाउ यू कैन सॉल्व, आप आराम से सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली आपके पास क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग है चीजों के लिए, आपको सिर्फ n की वैल्यू पुट करनी है और अपने आंसर को डिफाइन कर लेना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिग्मा नोटेशन। व्हाट इज सिग्मा नोटेशन? सिग्मा डिफाइन किसको करता है? सिग्मा का यूज किया जाता है। तो सिग्मा नोटेशन का मतलब होता है समेशन। पहली बात तो ये दिमाग में रख लो बेटा। 2 नोटेशन हम आपको सिखा दे रहे हैं, हमने लिखा तो सिर्फ सिग्मा है मगर हम आपको एक और भी सिखा दे रहे हैं। 2 नोटेशन अपने पास होते हैं बेटा, एक तो होता है सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा, एंड दिस इज पाई। एस फॉर सिग्मा, एस फॉर सम। कंसेप्ट ये है बेटा, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर सम, मतलब जहां पे आप सिग्मा नोटेशन का यूज करेंगे वहां पे आपको समेशन करना है। पी फॉर पाई, पी फॉर प्रोडक्ट, जहां पे हम पाई नोटेशन का यूज करेंगे वहां पे हमको मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 चीजें आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि ये कभी भी सिंबल आपके सामने आए तो आपको इसका मतलब ये होना चाहिए कि सिग्मा और पाई का मतलब क्या होता है। ये नहीं कि पाई का मतलब 22/7 ही होता है। सिर्फ पाई का सिंबल जो यूज किया जाता है बेटा उसका मतलब 22/7 ना होकर सिंबॉलिक या नोटेशन फॉर्म में उसका मतलब प्रोडक्ट होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको दे रखा है 1 से लेकर 5 तक को मल्टीप्लाई करना है तो वहां पे लिखा जाता है पाई 1 से लेकर 5 और यहां पर k। मतलब इसका ये है बेटा k को एक बार 1 डालो, एक बार 2 डालो, एक बार 3 डालो, एक बार 4 डालो, एक बार 5 डालो। मतलब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5, दिस कम्स आउट टू बी 120। तो पाई नोटेशन का मतलब ये होता है। सिमिलरली सिग्मा नोटेशन अगर आपको दे रखा है तो सिग्मा नोटेशन का मतलब होता है कि आपको उनको ऐड करना है। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अगर इन पांचों को आपस में ऐड करना है तो आप यूज करेंगे सिग्मा नोटेशन, और अगर पांचों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आप यूज करेंगे पाई नोटेशन। तो इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखिएगा, इसका यूज हम बार बार करेंगे। क्वेश्चन को कंसाइज फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए इस चीज का यूज किया जाता है। अब जैसे आपके सामने का एग्जांपल है, अगर आप इस चीज को देखें तो आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ जाएगी। पहला टर्म 1/2 है, दूसरा 2 है, तीसरा 9/2 है, ऐसे करते डैश ये सीरीज दे रखी है। हमसे कहा गया है इसका सिग्मा नोटेशन रखिए। तो आपने कहा सिग्मा नोटेशन का मतलब ये होता है कि आपको जो टर्म दे रखा है उसको ऐसे प्रेजेंट करो कि k को 1 डालने पर, 2 डालने पर, 3 डालने पर, 4 डालने पर ये सारी चीजें प्रेजेंट हो। तो आपने कहा अगर k को 1 डाला तो आप देखिए 1/2 आ रहा है। k को अगर 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2 आ जाएगा। 3 डालेंगे तो 9/2 आ जाएगा। 4 डालेंगे तो आपने कहा 16/2 8 आ जाएगा। तो आपने कहा जो पैटर्न हमको दे रखा है वो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जो इसका nth टर्म है, बात पकड़िएगा हमारी चीज को, कि जो इसका nth टर्म है उस पर आप अगर सिग्मा लगा दोगे तो ये हमें समीशन ऑफ सीरीज दे देगा। तो यहां से एक बात हम और क्लियर कर दे रहे हैं कि अगर कोई पैटर्न चलता है
ये है तो बहुत छोटी सी बात मगर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करती है। ये है तो बहुत छोटी सी बात बेटा मगर ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करती है। जब अभी हम एपी में चलेंगे तो हम आपको ये बात समझाएंगे कि देखिए वो एपी में कैसे इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो सिग्मा नोटेशन क्या डिनोट करता है, ये आपके सामने था और यहाँ पे हमने एक वर्ड लिख दिया है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 एंड सो ऑन। अगर an तक सबको ऐड किया जाए तो इसका मतलब Sn हो जाता है, जिसको हम समीशन ऑफ सीरीज बोलते हैं। चीज़ बहुत छोटी सी है बेटा मगर बहुत बहुत काम की है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ये चीज़ पे क्वेश्चन आएगा और आया भी, आपको हम ये भी बता दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल लेवल पे ही आया है, इवन IIT के स्टैंडर्ड पे भी इसका क्वेश्चन आया है। आपको लग रहा है कि बहुत छोटी सी चीज़ है मगर इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है। जब हम आपको क्वेश्चन में लेके जाएंगे तब आपको समझाएंगे कि देखिए छोटी चीज़ का यूज़ हम कैसे करते हैं ना। तो जो बात अभी आपने बोली सिग्मा नोटेशन की, वही चीज़ यहाँ पे डिफाइन की गई है कि बेटा कि nth टर्म का अगर आप सिग्मा ले लोगे तो वो चीज़ आपको Sn को डिनोट करता है। अच्छा यहाँ पे हम एक वर्डिंग और लिख देते हैं, जो बात अभी हम पीछे बता रहे थे। मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा, ये Sn है बेटा, तो S1 का मतलब A1, S2 का मतलब, ये थोड़ा सा बेटा ध्यान रखिएगा अपने नोट्स में, इसको स्टार बना के कॉपी कर लीजिएगा। ये चीज़ तो बहुत छोटी सी है मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा कैसे इसका यूज़ करना है। Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, S1 का मतलब होगा सम ऑफ 1 टर्म्स, S2 का मतलब होगा सम ऑफ 2 टर्म्स, S3 का मतलब होगा सम ऑफ 3 टर्म्स। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर S1, S2, S3 कहीं पे आता है तो आपको इस चीज़ को कैसे डिफाइन करना है। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ये एक सीरीज आपको दे रखी है, तो आपने कहा कि आपको k को 2 से स्टार्ट करना है और 4 तक ले जाना है। सिग्मा के ऊपर बेटा 2 और 4 लगा हुआ है, तो इसका मतलब k की स्टार्टिंग 2 से करनी है और 4 तक ले जानी है। तो 2 से स्टार्ट करके 4 पे ले जाने में, तो आपने कहा सबसे पहले हमने k को 2 रखा, तो अगर हम k को यहाँ पर 2 रखते हैं बेटा तो आपने कहा -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो आपने कहा ये वैल्यू 9 आ जाएगी। सिमिलरली अगर 3 रखेंगे तो आपने कहा 3 की पावर क्यूब 27 हो जाएगी और -1 का क्यूब -1 हो जाएगा यानी -27। सिमिलरली बेटा k को 4 रखेंगे तो 3 की पावर 4 81 होता है और -1 का पावर 4 +1 हो जाता है। तो आपने कहा तीनों को हम ऐड कर देंगे। आपने कहा तीनों को ऐड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आ जाएगा 81 over 990, दिस कम्स आउट टू बी 63। तो मतलब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको सिर्फ क्या करना है बेटा, जितना भी सिग्मा आपको क्वेश्चन में दे रखा है उस सिग्मा में आपको k को डालना है, जहां से शुरू है और जहां तक एंड है वहां तक वैल्यू डालनी है। उतना डालने के बाद आप हम चीज़ों को सम निकाल लीजिए विद साइन, प्लस का है तो प्लस का सही, माइनस का है तो माइनस का सही, निकाल के तीनों को ऐड कर देते हैं। ये बेटा वही है जो आपने निकाला है। नाउ आपने कहा एक और क्वेश्चन दे रखा है i = 4 से लेकर 8 तक। हमने विद सॉल्यूशन आपको चीज़ें दे रखी हैं सिर्फ समझाने के लिए, अब आप समझ चुके हैं तो हमें बहुत एफर्ट नहीं करना है चीज़ों में। आपको सिंपली सिर्फ क्या देखना है यहाँ पर कि कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे एंड है। तो आपने कहा 4 से स्टार्ट है और 8 पे एंड है, तो i को एक बार 4 रखा, i को एक बार 5 रखा, 6 रखा, 7 रखा, 8 रखा और जो जो आया उसको आपस में ऐड कर दिया और हमारा आंसर निकल के आ गया। तो बेसिकली इतने लेक्चर तक आपने अभी तक क्या सीखा है कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने में जो आपको टर्म या आपको सम निकालना होता है उसको कैसे निकाला जाता है। तो इतनी चीज़ करने के बाद कम से कम आपको सीक्वेंस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई है कि सीक्वेंस को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं बेटा अब, और अब हम आपको लेके आते हैं एपी पे। बेसिकली एपी का मतलब क्या होता है और एपी को अब यूज़ कैसे करना होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एपी वर्ड अगर आपके सामने आएगा तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जैसे ये चीज़ हम आपको पहले ही बता सकते हैं कि जो A1, A2, A3 होते हैं दैट डिनोट्स द टर्म एंड AK डिनोट्स द जनरल टर्म। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सीक्वेंस एंड समेशन, तो ये वही पुरानी चीज़ है जिसको हमने डिस्क्राइब किया दोबारा एपी को स्टार्ट करने से पहले। तो आपके सामने चीज़ें आएंगी तो आप इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि एपी में हम बार बार इस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो अब बेसिकली एपी पे हम आपको लेके आते हैं और आपको चीज़ें बता दे रहे हैं कि क्या होती हैं और उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ों को ध्यान रखिएगा कैसे चीज़ों को डिफाइन करना है।
आपके सामने सारी चीज़ें हमने रिप्रेजेंट कर दी हैं, बट इन चीज़ों को हम अपने ढंग से भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिससे आपके दिमाग में चीज़ें बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए एग्जैक्टली कि चीज़ों को सोचना कैसे है। पहली चीज़ बुकिश लैंग्वेज जो है, देखो बेटा हमें चीज़ें तुम्हें बतानी है तो एक बार बुकिश लैंग्वेज के थ्रू ही ले जाना पड़ेगा चीज़ों को, कि आपको पता हो कि आपके बुक में जो लिखा है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमने बोल दिया वो तो आपको समझ में आया, बुक में आपको जो लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको दोनों बातें लेके चलनी है, ये बुकिश लैंग्वेज भी आपकी क्लियर हो और साथ साथ जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी आपको क्लियर हो। तो हम सिर्फ एक वर्ड बोलेंगे कि जो एपी होती है उसको अगर हम हिंदी वर्ड में यूज करें तो उसका हिंदी मतलब होता है समांतर श्रेणी। श्रेणी वर्ड इज यूज फॉर प्रोग्रेशन। समांतर, तो आपने कहा द वर्ड यूज इज समांतर, इसको अगर हम अपनी टर्मिनोलॉजी में यूज करें तो समान अंतर, वर्ड पकड़ना बेटा हमारा, समान अंतर। समान मतलब सेम, अंतर मतलब डिफरेंस, दैट मीन्स द सीक्वेंस विच हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस इज नोन एज एपी। ऐसा सीक्वेंस जिसमें आपका कॉमन डिफरेंस सेम रहता है उस चीज को हम एपी बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर एपी वर्ड आपके सामने आया तो आपको पहले बेसिक चीज क्या रखनी है, एपी वर्ड को तुरंत दिमाग में फोटो बनानी है, समांतर श्रेणी। समांतर मतलब सेम कॉमन डिफरेंस, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम है देन इट इज नोन एज एपी। तो आपने कहा कुछ हमने चीजें यहाँ पे डिफाइन की हैं, जैसे आपके सामने है बेटा, अगर आप चीजों को देखोगे तो मेरी बात ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। एग्जांपल है 3, 5, 7, 9, 11, 13। आपने कहा बिल्कुल 5 में से 3 गया 2 आएगा, 7 में से 5 गया 2 आएगा, 9 में से 7 गया 2 आएगा। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है दैट इज सेम। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम है तो दैट इज नोन एज एपी। इसी तरह बेटा नीचे और एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप देखिए -45, -30, -15, 0। आपने कहा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो हमारा आ जाएगा का -15। तो आपने कहा -15, -15, -15 अगर हम निकालते चले जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि नेट आंसर 15 कॉमन डिफरेंस में आ जाएगा। तो आपने कहा जो डिफरेंस है वो हमारा 15 है और वो सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए सेम है। अगर 15 कॉमन डिफरेंस सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए सेम है तो आपने कहा इसका मतलब ये एक एपी को डिफाइन कर रहा है। तो एपी बेसिकली क्या होती है, तो आपने कहा एपी बेसिकली क्या है कि जहां पर जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है अगर वो सेम रहता है तो उस चीज को हम एपी बोलते हैं। तो एपी के बारे में पहली वर्डिंग पहले नाम से आपने क्लियर कर लिया कि दिस इज नोन एज समांतर श्रेणी। तो समान अंतर हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस। तो ये वर्डिंग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस जैसे यहाँ पर 15 था, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 सेम था, तो आपने कहा कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस का जो टर्म्स का डिफरेंस है अगर वो सेम है तो डेट इज नोन एज एपी। तो एपी वर्ड जब भी आएगा तो सबसे पहली फोटो दिमाग में बननी चाहिए समांतर श्रेणी, समान अंतर। वर्डिंग क्लियर रखिएगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जैसे नीचे फॉर्मूले वॉर्मूले बने ना, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ ऐसा फॉर्मूला हमने क्लास 10th में ही पढ़ा था, ऐसा होता है वैसा होता है, तो ये सब आपको सही बताएं तो बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। सिंपल वर्ड्स में अभी हम आपको एक्सप्लेन करें तो एपी आपको एक वर्ड में पकड़ में आ जाएगी कि एपी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है और ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल इन्हीं में से उठा लें तभी हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ें कैसे डिफाइन करनी है। जैसे बेटा पहले एग्जाम्पल में देखा जाए फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो अब आप समझिएगा, मेरी बात एक एक करके पकड़िएगा। आपने कहा फर्स्ट टर्म अगर 3 है और कॉमन डिफरेंस 2 है तो 3 में 2 को ऐड किया तो आपने कहा 5 आ गया, 5 में 2 को ऐड किया तो आपने कहा 7 आ गया, 7 में 2 को ऐड किया तो आपने कहा 9 आ गया, 9 में 2 को ऐड किया तो आपने कहा 11 आ गया, 11 में 2 को ऐड किया तो आपने कहा 13 आ गया। यानी आपने कहा कि अगर हम पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं तो हमारा अगला टर्म आ जा रहा है। तो हम इस वर्डिंग को अगर आपको क्लियर करें तो आपने कहा कि जैसे अगर सपोज करिए हमारे पास सीक्वेंस है, पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास डी, तो आपने कहा अगर पहला टर्म ए है कॉमन डिफरेंस डी है तो दूसरा टर्म होगा ए प्लस डी। आपने कहा अगला टर्म निकालना है तो आपने कहा फिर इसमें डी ऐड कर दो तो ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एंड सो ऑन। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और अपने आप को आंसर करने की कोशिश करिएगा। पहले टर्म में एक भी डी नहीं है, पहले टर्म में एक भी डी नहीं है, दूसरे वाले में एक बार डी आया, दूसरे वाले में एक बार डी आया,
तीसरे वाले में 2 बार डी आया है। व्हेन यू आर सेइंग थर्ड टर्म डी 2 बार है। व्हेन यू आर सेइंग फोर्थ टर्म डी 3 बार है। व्हेन यू आर सेइंग फिफ्थ टर्म डी 4 बार है। व्हेन यू आर सेइंग सिक्स्थ टर्म डी 5 बार है। यानी आपका कहना है जो टर्म का नंबर आप बोल रहे हो उस टर्म के नंबर में डी एक कम है। फर्स्ट वाले में एक भी नहीं, सेकंड वाले में एक, थर्ड वाले में 2, फोर्थ वाले में 3, फिफ्थ वाले में 4, सिक्स वाले में 5, एन वाले में n-1। अब आप सोच के देखिए, आप जो फॉर्मूला बनाते हो उसके पीछे का लॉजिक जो है वो ये निकल के आता है। जो भी टर्म नंबर है डी उससे एक कम होता है, तो अगर डी एक कम होता है तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस तरीके से हम अपने जनरल टर्म को डिफाइन कर लेते हैं कि एपी में अगर आपको जनरल टर्म डिफाइन करना है तो ये फॉर्मूला निकल के आता है और उसके पीछे कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी टर्म आपको निकालना होता है डी उससे कम होता है, अगर डी उससे कम होता है तो जनरल टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी निकल के आ जाएगा। आपने कहा जैसे आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है बेटा, जो चीज हमने आपको बोली है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इन विच अ कॉमन डिफरेंस इज 5 एंड फर्स्ट टर्म इज 3। तो आपने कहा फॉर्मूले के हिसाब से जो a है फर्स्ट टर्म 3 है और d जो है वो हमको 5 दे रखा। अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा an इज इक्वल टू, बस बेटा a और d की वैल्यू पुट कर दो। ये बेटा हमारा निकल के आ गया जनरल टर्म। अब इसमें n को 1 डालोगे फर्स्ट टर्म, n को 2 डालोगे सेकंड टर्म, n को 3 डालोगे थर्ड टर्म, एंड सो ऑन, जो भी आप निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। ये बेटा वही सॉल्यूशन किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अपने को उससे मतलब नहीं है, हम लोगों ने अपने हिसाब से चीज़ों को कर लिया। देखिए बेटा, अब Sn का जो बेसिकली फॉर्मूला है, अगेन रट्टाफिकेशन की, ये फॉर्मूला होता है एपी का, रट लो, ये आपने भी रटा हुआ है खैर, बट हम अगेन आपको वापस लेके आते हैं चीज़ों पे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हम इसमें आपको काफ़ी ट्रिक सिखाएंगे और इंट्रोडक्शन हम आपको दे ही चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं बताने जा रहे हैं। हमने कहा 1 से लेकर 10 तक के टर्म से हमको इनको ऐड करना है, हमें कुछ नहीं मालूम है, बस एक पैटर्न पता है कि ये 1 से लेकर 10 तक का पैटर्न है, हमको इसको ऐड करना है। तो आपने कहा अगर ये 1 से लेकर 10 तक का पैटर्न है और हमको इसको ऐड करना है, तो आपने कहा इसको ऐड करने के लिए हम अपना कॉमन सेंस यूज़ करते हैं। उस कॉमन सेंस में हमने कहा इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया और इसको ऐड किया। अगर आप मेरी बात को समझो तो पिछले के एग्जांपल में चीज़ें हमने क्लियर कर दी थी आपको। आपने कहा अगर हमने इन पैटर्न्स को ऐड किया तो आप देखिए हर पैटर्न का सम जो है वो 11 आ रहा है। अगर हर पैटर्न का सम 11 आ रहा है और ऐसे 5 पेयर हैं तो नेट सम जो आएगा डेट इज 11 इंटू 5, दिस कम्स आउट टू बी 55। अगर आप चीज़ों को समझिए तो आपने सम तो बिना फॉर्मूले हम लेके निकाल दिया, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सम ही निकालना है तो आप किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत आपको नहीं होती है। बट जो बात आपने बोली अगर उसी को हम फॉर्मलाइज कर दें तो चीज़ें याद करना बहुत आसान है। आपने कहा आपने फर्स्ट और लास्ट को ऐड किया, आपका एक पेयर आ रहा था 11 और आपने कहा ऐसे हमारे पास 5 पेयर थे। तो अगर ऐसे हमारे पास 5 पेयर थे तो आपने 11 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर 55 आ गया। आप अगर ऊपर वाले फॉर्मूले को देखिए तो सारी बात क्लियर हो चुकी है। नंबर ऑफ टर्म्स n, आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो पेयर आ गए n/2। फर्स्ट और लास्ट का जो सम होता है डेट इज a1 प्लस an। तो आपका जो फॉर्मूला Sn का है वो यही है बेटा कि Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको क्लियर है कि फॉर्मूला कैसे बना। आपने कहा जितने पेयर्स थे वो ले लियो, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा फॉर्मूला बन गया। अब बात आती है दूसरा फॉर्मूला आपने कहाँ से रट लिया। तो हमने कहा दूसरा फॉर्मूला जो हमने रटा वो रट्टाफिकेशन नहीं है। अभी तो हम पीछे पढ़ के आए कि जो an होता है डेट इज a1 प्लस n-1 इंटू डी। an है an प्लस a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो आप मेरी बात को समझिए, इस an की जगह अगर ये फॉर्मूला रख दें
इस A1 की जगह अगर हम ये फॉर्मूला रख देते हैं तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो देखिए सेकंड वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली जो फॉर्मूले आपके सामने बनते हैं उनके पीछे का लॉजिक क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फॉर्मूला बता दिया गया एपी का और आपने चीज़ों को मान लिया। आप देखिए आपने अपने दिमाग से सोचा तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कैसे उसका यूज़ करना था। तो फिलहाल आज के लेक्चर में आपने अभी तक क्या क्या सीखा, तो आपने कहा आज के लेक्चर में हमने जो सीखा, पहले ये जाना कि सीक्वेंस क्या होता है, फिर हमने ये जाना कि सीरीज क्या होता है, और सीरीज में हमने एक एग्जांपल देखा कि एपी क्या होती है और एपी का जनरल टर्म और एपी का जो आपका समीशन होता है वो कैसे निकाला जाता है। आगे के लेक्चर में हमको क्या डिफाइन करना है, तो आपने कहा आगे के लेक्चर में जो हमको डिफाइन करना है वो सीखना है अर्थमेटिक मीन। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम अर्थमेटिक मीन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब जो आज आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको डिफाइन करेंगे। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो आगे के लेक्चर पे चीज़ें आएंगी उसमें हमको चीज़ों को कैसे यूज़ करना है ये आपको डिफाइन करेंगे। जो हमने एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ रखे थे वो आपके सामने अभी आएंगे। तो अगले लेक्चर्स में हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा अर्थमेटिक मीन और सीपीपी। सीपीपी मीन्स क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जो हमने चीज़ें आपको पढ़ाई हैं उससे रिलेटेड चीज़ हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे और साथ साथ हम क्लास में भी कराएंगे, तो जिससे जो आपका क्लैरिफिकेशन है चीज़ों का वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को फिर से मुलाकात होगी अर्थमेटिक मीन के लिए, और आज जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड कंटेंट जो भी आपको चाहिए वो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, और अगर आप चाहे तो हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं जहां से आपको व्हाट्सएप में भी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है, तो आप इन नंबर्स को अच्छे से नोट कर लीजिए और इस वेबसाइट को अपने पास रिकॉर्ड में रख लीजिए, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो आप वेबसाइट पर जाके चीज़ों को डाउनलोड करके और हमारे नंबर पर कॉल करके चीज़ों को डिफाइन कर लें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पर आपके साथ फिर से मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।